नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एलके स्टडी हब में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 6 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। 6 नहीं 7 है चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोगों से रिलेटेड, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो बने रहिए वीडियो में, हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। यदि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम हर प्रकार के आपको क्वेश्चन लाए हुए हैं, चाहे वो अति लघु उत्तरीय हों, चाहे लघु उत्तरीय हों या दीर्घ उत्तरीय हों। सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें ओरिएंटेड क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। यदि आप भी चाहते हैं 95+ पार करना तो जुड़े रहिए हमारी इस सीरीज के साथ। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, टाइफाइड बुखार की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा की जाती है? और एक बात और ध्यान रखना, हम कोई ऐसा नहीं करवाते हैं, बिल्कुल 3D पिक्चर आपको दिखाते हैं जिससे कि इमेज आपके दिमाग में छप जाए, ताकि क्वेश्चन को आपको परीक्षा में रटवाना थोड़ा है, बताना है, समझाना है, ताकि वहाँ बहुत चीज़ें हैं जो याद नहीं आती। तो आपको हम 3D पिक्चर के द्वारा आपकी इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं कि इससे आप किससे कितना अच्छा समझ जाएं। तो हम आपके लिए बहुत मेहनत से इस तरह का ओरिएंटेड कंटेंट बनाते हैं, इसमें बहुत समय लगता है। तो आप चैनल को हमारे लाइक ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। टाइफाइड बुखार की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा की जाती है? तो उत्तर, टाइफाइड परीक्षण विडाल परीक्षण किसके द्वारा? विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। ये देखिए, इस तरह हम बिल्कुल हर एक का, यदि पॉसिबल है तो हम हर एक का डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह से समझाया जा सके आसानी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन, मलेरिया रोग के रोगजनक और वाहक का नाम बताइए। तो मलेरिया रोग का वाहक और रोग वाहक, तो जो रोगजनक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये क्या है? प्लाज्मोडियम, मतलब हम प्लाज्मोडियम ही नॉर्मल लिख देते हैं मलेरिया के लिए, नहीं इसका पूरा जो होता है उसकी अगर उससे देखोगे तो किस जनजाति से, मतलब जनजाति मतलब वो नहीं, उसकी जाति जो आपने 5 जगत प्रणाली पढ़ी होती है। तो रोगजनक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, यानी ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है? प्रोटोजोआ है। मतलब प्रोटोजोआ जैसे फंजाई अलग अलग कीटाणु है ना, तो ये प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम जैसे कभी कभी पूछ लेता कि प्लाज्मोडियम क्या है, जो मलेरिया का रोग फैलाने का कार्य करता है, तो वो ये क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर कौन होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरफेरॉन क्या है, इसका क्या कार्य है? इंटरफेरॉन क्या है और इसका क्या कार्य है? तो आपको बताना है इंटरफेरॉन क्या है और इसका क्या कार्य है। उत्तर, ये वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन हैं जो स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाते हैं। तो देखो, आपको हमने आरेख द्वारा भी समझाया। आपको कुछ नहीं करना, बायोलॉजी में आपका डायग्राम ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको उसका डायग्राम क्लियर है तो आप उसी से बुलेट पॉइंट बना के लिख सकते हैं, नंबर पूरे मिलेंगे। इसलिए हमारा डायग्राम वाला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें चैनल पर जाके। बाकी हमने इसमें हर क्वेश्चन में देने का डायग्राम प्रयास किया है जिसमें संभव है। ये देखो, ये संक्रमित कोशिका है और ये वायरस है, ये इंटरफेरॉन है और ये स्वस्थ कोशिका है। तो ये जो इससे तो ये मुक्त करते हैं क्या? इंटरफेरॉन मुक्त होते हैं स्रावित कोशिका से, और ये किस में जाते हैं? स्वस्थ कोशिका में जाते हैं, ताकि इसमें वायरस प्रभाव ना पड़ पाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो निमोनिया रोग फैलाता है। क्या फैलाता है? निमोनिया। अब आपको समझाने के लिए बता दी कि निमोनिया रोग कहाँ फैलता है, तो ये फेफड़ों में फैलता है। फेफड़ों में जो एल्वियोलाई होती हैं, कोशिकाएं जिनमें हवा भर जाती है, ये उसमें फैल जाता है। जीवाणु का नाम देखो इस तरह के जीवाणु, ताकि आपको दिमाग में छप जाएगी निमोनिया क्या है। तो निमोनिया एक फेफड़ों की बीमारी है। उत्तर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या नाम है जीवाणु का? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इंसुफ्लुएंजी। तो कोई भी आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे दो में से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। तो एल्वियोलाई में फैलने वाली प्रक्रिया है, फेफड़ों में होने वाला रोग है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मनुष्य में हाथी पांव रोग के कारक और नाम लिखिए।
कारक का नाम लिखिए। तो बुचेरेरिया बैंक्रप्टाई, क्या नाम है? बुचेरेरिया बैंक्रप्टाई। यह एक क्या है? कृमि है। क्या है? कृमि। तो आपको ऐसे बुलेट पॉइंट बना के लिख देना है। जैसे ये लिख दिया, उत्तर डाला बुचेरेरिया बैंक्रप्टाई और फिर ऐसे बुलेट पॉइंट बना करके लिख देना है यह एक कृमि होता है, यह एक कृमि है। इस तरह से आपको बुलेट पॉइंट बना के लिख देना, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं हाथी पाँव, देखो ये चित्र दिखा रहा है कैसा बना होता है, कैसा हो जाता है। और ये है बुचेरेरिया कृमि जो इसको प्रभावित की है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टी कोशिकाएं क्या हैं, इनका क्या कार्य है? तो ये लिम्फोसाइड हैं जो संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं और एंटीबॉडी बनाने में बी कोशिकाओं की मदद करती हैं। क्या करती हैं? बी कोशिकाओं की। इनका दो काम है। ये लिम्फोसाइड होती हैं, पहला पॉइंट, जो संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। ये संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं और एंटीबॉडी बनाने में बी कोशिकाओं की मदद करती हैं। ये देख सकते हैं, ये टी कोशिका और ये संक्रमित कोशिका। तो ये इसमें जाएगी और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करेगी। ये टी कोशिका है और ये सहायता कर रही बी कोशिकाओं की एंटीबॉडी। जब ये एंटीबॉडी बन के ये निकल रही है, एंटीबॉडी निकल रही है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर, सहज जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताओ। तो जन्मजात और उपार्जित में अच्छा अंतर बताना। तो जन्मजात का मतलब होता है जो जन्म से ही प्राप्त हो, उपार्जित जो बाद में विकसित हो, यह विकसित की जाए, ठीक है, किसी दवा के द्वारा। तो सहज प्रतिरक्षा यह जन्म से मौजूद होती है और यह अविशिष्ट क्या है? अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। जैसे त्वचा, पेट का अम्ल, तो ये त्वचा है, ये पेट का अम्ल। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद विकसित, ये जन्म के बाद विकसित होती है और ये विशिष्ट प्रतिरक्षा है, स्मृति पर आधारित होती है, विशिष्ट स्मृति पर आधारित होती है। जैसे टीकाकरण और एंटीबॉडी, आपके भी टीका लगा होगा ना, कहते हैं ये उसका टीका है, कोरोना का टीका है, इसका टीका। तो ये जो जैसे अभी कोरोना टाइम में लगाते कोरोना के टीका, तो ये कोरोना के प्रति उपार्जित लक्षण को विकसित करने के लिए लगाते थे, ठीक है, जन्मजात प्रतिरक्षा आने के लिए, ताकि ये प्रतिरक्षा आ सके वायरस के खिलाफ, ठीक है। एंटीबॉडी भी डालते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। तो देखो हमने किस तरीके से आप कंटेंट तैयार किया, विद डायग्राम, बिल्कुल समझाने का पूरा प्रयास किया। 3D पिक्चर आपके लिए बना करके ले आए हुए हैं हम PPT में। उत्तर, सक्रिय प्रतिरक्षा जब शरीर में खुद एंटीबॉडी बनता है, जैसे संक्रमण होने पर या टीका लगने पर, यह धीमी होती है और यह लंबे समय तक रहती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये धीमी तो होती है लेकिन ज़्यादा समय तक रहती है, लंबे समय तक। जैसे संक्रमण होने पर, टीका लगवाने पर ये आती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जब बाहर से बनी दवाई एंटीबॉडी शरीर में डाली जाती है, जैसे माँ का दूध से शिशु को मिलने वाला IgA या टेटनस का इंजेक्शन, ये तुरंत असर करती है। जैसे टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया, ये दूध दिया, तो ये तुरंत असर डालता है, इसलिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। ये देख सकते हैं टेटनस का इंजेक्शन, ये माँ के दूध से IgA ये लगाते हुए इंजेक्शन, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डायग्राम से दिमाग में छाप लेना कि कैसा हो रहा था उसमें, और बस इन्हीं को पॉइंट बना के लिख देना है। ऐसे में क्या है कि भूलते कम है, ठीक है, यदि हमने 3D में देख लिया था। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा अणु की संरचना का वर्णन कीजिए। तो एंटीबॉडी अणु का आकार अंग्रेजी में Y जैसा होता है। इसके 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 लंबी होती हैं जो भारी श्रृंखला और 2 छोटी यानी हल्की श्रृंखला। इन्हें H2L2 सूत्र से दर्शाया जाता है। ये एंटीजन को पहचानने और नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो देखो आप ये देख सकते हैं Y आकार का बना हुआ है। ये 2 लंबी हैं, लंबी श्रृंखलाएं हैं 2 ठो, और ये हल्की श्रृंखलाएं हैं, 2 छोटी श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, और ये इसके द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो आप इसको देख के पूरा समझ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बी कोशिकाएं
बी सेल्स और टी सेल्स क्या हैं? बी सेल्स और टी सेल्स क्या हैं? तो ये दोनों लिम्फोसाइट के प्रकार की होती हैं। ये दोनों लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, बी कोशिकाएं। ये रक्त में एंटीबॉडी यानी प्रोटीन सेना का निर्माण करती हैं जो रोगाणुओं से लड़ती हैं। अर्थात ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं जो रोगाणुओं से लड़ती हैं। और टी कोशिकाएं ये खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन एंटीबॉडी बनाने में बी कोशिकाओं की मदद करती हैं और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। तो ये कौन सी कोशिकाएं? ये बी कोशिकाएं। देखो ये एंटीबॉडी बना रही हैं ना, ये जो वाई शेप है ये एंटीबॉडी है। और ये टी कोशिकाएं ये मदद करती हैं और ये जीवाणु यानी ये बैक्टीरिया या संक्रमित कोशिकाओं को क्या करती हैं? नष्ट करने का कार्य करती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये अति लघु उत्तरी, वो दीर्घ उत्तरी है जो 5 नंबर पूछते। ठीक है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखो पहले हम आपको डायग्राम समझा देते हैं, उसके बाद आपको थ्योरी पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, थ्योरी बता दें। यदि थ्योरी आपको थोड़ा साफ न दिख रही हो तो आपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, बाकी हमें से जूम करके आपको दिखाते हैं। अभी रुकिए, अभी पहले आप इसको समझिए। देखो ये आपको ये जरूर बनाना, यदि सचित्र वर्णन पूछे तो ये 5 नंबर में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये तो यहाँ से स्टार्ट करना है, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं। एक मच्छर टाइप का बना देना है, उससे फिर एक हृदय बना देना है इस तरह से, उसमें फैल गया। उसके बाद ये रोगाणु यानी लिम्फोसाइट, ये इनको कहते हैं हम रक्ताणु, रक्ताणु कहते हैं। ये क्या है? ये रक्त की सेल्स हैं। इनसे जाता है ये गैमीटोसाइट। गैमीटोसाइट अर्थात हमारे गैमीटों में जाता है, वहाँ से जनन करता है और मच्छर इसको ले जा करके ये क्या है, ये फर्टिलाइज करता है। यहाँ फर्टिलाइज होता है और जा करके फिर मच्छर से यहाँ ये शुक्राणु बनते हैं, उनके बनते हैं और फिर नया निर्माण हो जाता है और ये जाके मनुष्य के हृदय में फैला देता है। ये जा करके शुक्राणु, ये उसके जीवाणु छोटे छोटे हैं। तो ये क्या है? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है। यदि आपको यहाँ ये समझ में ना आया हो तो आप हमारे डायग्राम वाले वीडियो को अवश्य से अवश्य देखें। उसमें हमने हिंदी में लिखकर एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को समझाया है कि किससे क्या बनेगा, यहाँ से क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। इस तरह से पूरा एक एक तरीके से बताया, आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ हमने हाथ से बना करके समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरी की तरफ। उत्तर जूम कर लेते हैं जिससे आपको तकलीफ ना हो देखने में किसी भी तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं संक्रमण। जब एक संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वह अपनी लार प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट संक्रमण अवस्था को मानव रक्त में प्रवेश करती है। यकृत में गुणन। स्पोरोजोइट रक्त के माध्यम से यकृत कोशिकाओं में पहुँचते हैं और वहाँ अलैंगिक जनन द्वारा अपनी संख्या तेजी से बढ़ाते हैं। यहाँ देखा था आपने, यहाँ ये संख्या बढ़ा रहा था, तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे यकृत कोशिकाएं फट जाती हैं और मोरोजोइट्स रक्त में मुक्त होते हैं। आरबीसी तीसरा पॉइंट क्या है? आरबीसी पर आक्रमण। ये मोरोजोइट लाल रंग की कोशिकाओं पर हमला करते हैं और उनके अंदर गुणन करते हैं। आरबीसी के फटने से हीमोजोइन नामक विष निकलता है जो ठंड और तेज बुखार के चक्र, मलेरिया के लक्षण का कारण बनता है। नंबर 4 गैमीटोसाइट का निर्माण। किसका निर्माण? गैमीटोसाइट का निर्माण। कुछ परजीवी आरबीसी में लैंगिक अवस्थाओं नर और मादा गैमीटोसाइट में विकसित होते हैं। 5वां पॉइंट मच्छर में जीवन चक्र। जब कोई मादा एनाफिलीज मच्छर इस संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो गैमीटोसाइट उसके पेट में पहुंच जाते हैं। वहीं निषेचन होता है और स्पोरोजोइड बनते हैं जो मच्छर की लार ग्रंथियों में एकत्रित होकर नए संक्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कैंसर क्या है? कैंसर क्या है, इसके कारण और प्रकार लिखिए। उत्तर कैंसर की परिभाषा शरीर में कोशिकाओं का अनियंत्रण और
अनियंत्रण और असामान्य विभाजन तथा वृद्धि जो आसपास के ऊतकों में फैलने वाली क्षमता रखती है कैंसर कहलाता है। यह एक जटिल रोग है। क्या है? एक जटिल रोग है। ये जरूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 2, ट्यूमर के प्रकार। कैंसर में कोशिकाओं का समूह ट्यूमर बनाता है जो 2 प्रकार के होते हैं। का सुदम ट्यूमर, यह एक स्थान पर स्थित रहता है, धीमी गति से बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलता। यह कम खतरनाक होता है। कौन? सुदम ट्यूमर। अब दुर्दम ट्यूमर, यह वास्तविक कैंसर है। इसकी कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और रक्त या लसिका में माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल कर नए ट्यूमर बनाती हैं। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। ये जानलेवा होता है। कैंसर का कारण क्या है? कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कार्सिनोजन कहते हैं। भौतिक कारण जैसे एक्सरे, गामा किरणें, सूर्य की पराबैंगनी किरणें या वीवी किरणें। रासायनिक कारक जैसे तंबाकू के धुएं में मौजूद रसायन जो तंबाकू पीते हैं या खाते हैं, कुछ रंजक पदार्थ, नशे वाले पदार्थ या एस्बेस्टस। जैविक कारक क्या हो सकते हैं? कुछ वायरस जैसे ऑन्कोजेनिक वायरस, उदाहरण के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। क्या नाम है? हेपेटाइटिस बी वायरस। ये हो सकते हैं। तो ये इनके कारण हो सकते हैं। अब ये कैसे होते ट्यूमर? तो देखो, ये आपको देख रहा होगा बैकग्राउंड में बना है। ये कोशिकाओं की वृद्धि कर रहा, इसी को ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये होता है ट्यूमर। ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समझिए कि रोग वाले चैप्टर का यदि कोई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये 3 नंबर में, 2 नंबर में या 5 नंबर में किसी में पूछा ही जाएगा। इसके बहुत चांसेस हैं, इसलिए इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है। और एक हम एडिशनल पॉइंट आपको बता देते हैं कि स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब चलते हैं आंसर की तरफ। कारक, एड्स का कारक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV है। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, खासकर टी कोशिकाएं, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन पीछे पढ़ा है तो उसमें टी कोशिकाएं क्या थी? टी कोशिकाएं जीवाणु या विषाणुओं को नष्ट करने का काम करती थी, टी कोशिकाएं। तो ये वायरस क्या करता? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और खासकर टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता। अब ये ऐसा वायरस है कि ये टी कोशिकाओं को ही नष्ट कर देता है। तो जब ये टी कोशिकाओं को नष्ट कर देगा तो फिर कोई भी बीमारी का यदि विषाणु जीवाणु आया तो जब टी कोशिकाएं ही नहीं होंगी तो कौन नष्ट करेगा? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि टी कोशिकाएं क्या करती हैं? जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करती हैं। और ये HIV क्या करता है कि टी कोशिकाओं को ही खत्म कर देता है। तो अब हम किसी बीमारी के खिलाफ जब टी कोशिकाएं ना होंगी हमारे शरीर में तो वो उनको कैसे खत्म करेंगे? बीमारी बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो इसी तरह आपको समझना है, वहाँ आपको रटना थोड़ा है, समझ के अपने शब्दों में लिखना है। जरूरी नहीं कि यही हो, बस ये पढ़ना है कि कहाँ तक हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं। ठीक है। तो इससे समझ विकसित होती है। संचरण के कारण नंबर पॉइंट 1, असुरक्षित यौन संबंध। संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना सुरक्षा के यौन संपर्क से हो सकता है। ये कारण है। ये संक्रमित रक्त व उत्पाद, नशीली रक्त या रक्त उत्पादों के चढ़ाने से, जैसे कोई का खून चढ़ाते हैं तो इसीलिए तो चेक किया जाता है कि कोई रोग तो नहीं है। संक्रमित सुई व सिरिंज, एक सुई को बार बार प्रयोग न करें। नशीली दवाओं के लिए साझा की गई संक्रमित सुइयों के उपयोग से भी हो सकता है। संक्रमित माँ शिशु को गर्भाशय, प्रसव या स्तनपान के दौरान हो सकता है। रोकथाम के उपाय। तो सुरक्षित यौन संबंध, कॉन्डोम का सही उपयोग, एक ही वफादार साथी के साथ संबंध बनाएं, यानी ये सेफ होना चाहिए।
सुरक्षित रक्त आदान, रक्त चढ़ाने से पहले HIV के लिए अनिवार्य जांच कर लें। डिस्पोजेबल उपकरण का प्रयोग, हमेशा नई कीटाणु रहित सुई और सिरिंज का उपयोग करें। जन जागरूकता, NACO राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना, इस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि ये क्या होता है, इससे क्या हो सकता है, तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिसके लिए सरकार नए नए नियम चलाती है और चला भी रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। माँ से शिशु में रोकथाम, तो संक्रमित गर्भवती माँ का उचित उपचार करवाना चाहिए जिससे कि उस शिशु में ना फैलने पाए। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आए तो आपको तुरंत जानकारी मिल पाए, क्योंकि हम इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का सीरीज चला रहे हैं जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन, वो फॉर्मूले, वो परिभाषाएं हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट की हों। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है हर एक सब्जेक्ट की, तो आप वहाँ से ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि हम लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं। प्रयास करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट किसी वीडियो में होगा, 25 मिनट नहीं तो 20 मिनट के अंदर ही आपको हर चैप्टर का ओरिएंटेड कंटेंट देने का पूरा प्रयास करते हैं जिससे आपकी समय की बचत हो सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को 1-2 बार वॉच कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि दिमाग में पॉइंट बैठ जाते हैं, तो फिर हमें याद करने की, लर्न करने की याद वो नहीं रहती, सीधे वहाँ पॉइंट याद होना चाहिए। तो वहाँ तुम अपने शब्दों में लिखना, क्योंकि कितना रट के जाओगे, इतना बड़ा पेपर आता है, पता है कि आपको किस पॉइंट से पूछ ले, किस टॉपिक से पूछ ले, नहीं ना। तो आपको हर चीज़ के पॉइंट इमेजेस जनरेट करना है, दिमाग में पॉइंट बनाना है। अगर उसने उससे पूछ लिया कि टाइफाइड बताओ, तो हमें टाइफाइड का सीधा वहीं से उठा करके अपने शब्दों में लिखना है, पॉइंट बना करके। और बायोलॉजी में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हर चीज़ को बुलेट पॉइंट बना के लिखें। बुलेट पॉइंट होता है ऐसे बिंदी रख के फिर लिखते हैं। ये नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं, एक पेज भर डाला आपने तो कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि ये हिंदी थोड़ा, ये बायोलॉजी है। क्या है? बायोलॉजी है। ठीक है, तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। टाइफाइड रोग का जनक कौन सा जीवाणु है? अभी हमने आपको पढ़ाया है। यदि आपने क्लास बहुत ध्यान से पढ़ी होगी तो आप इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जो 12th में हों या 12th में आने वाले हों। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।